मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक घना जंगल। इस घने जंगल के पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है मानो पेड़ आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि एक आदमी और एक औरत रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही आदमी पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी नीचे से आ रही महिला बोलती है, रिच, तुम जीते, वाकई में तुम मुझसे तेज हो। फिर अचानक से उस महिला का पैर पत्थर से फिसल जाता है, लेकिन वो बच जाती है। तभी वो रिच से बोलती है कि मुझे ऊपर खींचो, लेकिन रिच कोई जवाब नहीं देता। अचानक से हम देखते हैं कि किसी अनजान चीज ने रिच को मारकर नीचे की तरफ फेंक दिया। ये सब देखकर महिला घबराकर अपनी रस्सी को चाकू से काटकर नीचे गिर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भागते समय नुकीले तारों में पैर फंसने के कारण वो वहीं गिर जाती है और उसे भी अनजान आदमी घसीटते हुए ले जाता है। अगले ही सीन में हम न्यूज़पेपर की न्यूज कटिंग देखते हैं जो किसी खतरनाक वारदात की तरफ इशारा कर रही है। कुछ मैप्स और अजीबोगरीब चेहरे वाली फोटोज दिखाई जाती हैं जिनके हाथ में हथियार हैं और वाकई में ये इतने डरावने हैं कि अगर इन्हें कोई हकीकत में देख ले तो उसकी रूह अंदर तक कांप जाएगी। आखिर कौन है ये लोग और ये न्यूज़पेपर की वारदात किस ओर इशारा कर रही है, जानने के लिए बने रहिए कहानी में मेरे साथ। जैसे ही सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं ग्रीन ब्रायर बैक कंट्री, वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगल, जहां सड़क पर एक अकेली कार जा रही है। कुछ दूरी आगे जाने पर वो कार वाला देखता है कि सड़क पर एक लंबा जाम लगा हुआ है और वो कार से उतरकर एक ट्रक ड्राइवर के पास जाकर पूछता है कि आखिर क्या हुआ। ट्रक ड्राइवर बोलता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है और जाम खुलने में कुछ घंटे लग सकते हैं। वो अपनी कार को वापस मोड़ लेता है क्योंकि उसे किसी जरूरी काम से कहीं जल्दी जाना है। वो किसी को कॉल करने की कोशिश भी करता है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से वो कॉल कट हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम क्रिस फ्लाइन है। फिर क्रिस गैस स्टेशन की तरफ जाता है जहां एक आदमी बदहाल स्थिति में बैठा हुआ है। क्रिस उस आदमी से फोन के बारे में पूछता है, लेकिन फोन खराब होने की वजह से कॉल नहीं लग पाता है और क्रिस उसके पास आकर साउथ की तरफ जाने का रास्ता पूछता है। तभी क्रिस को वहां एक मैप दिखाई देता है जिसमें उसे एक शॉर्टकट रास्ता दिखाई देता है। वो उस रास्ते की तरफ निकल पड़ता है। क्रिस के निकल जाने पर वहां जो आदमी है वो कहता है कि शायद हम दोबारा नहीं मिलेंगे। आखिर उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा, ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस एक सुनसान रास्ते से जा रहा है और उसे सड़क पर एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है। उस हिरन को देखने के चक्कर में क्रिस रास्ते के बीच खड़ी एक गाड़ी को ठोक देता है। तभी उस गाड़ी में सवार 2 आदमी और 2 औरत क्रिस की तरफ भागे हुए आते हैं और उससे उसका हाल पूछते हैं कि सब ठीक है। क्रिस बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमने ये गाड़ी रास्ते के बीच में क्यों खड़ी कर रखी है। उनमें से एक महिला बोलती है कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। इसी बीच एक दूसरी लड़की गाड़ी के पीछे से निकल कर आती है जिसका नाम जैसी है और वो कहती है कि ये किसी की करतूत है, किसी ने जानबूझकर सड़क पर नुकीले तार बिछाए हैं। कुछ देर तक उनके बीच गुफ्तगू चलती रही और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि 2 लोग फ्रांसी और इवान गाड़ियों का ध्यान रखेंगे और क्रिस, जैसी, स्कूट और कार्ली पास वाले गैस स्टेशन की तरफ मदद के लिए जाएंगे। वो चारों तो वहां से निकल जाते हैं। फ्रांसी और इवान दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो वहीं रोमांस करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों के बीच से उन्हें कोई देख रहा होता है। अपने रोमांस से फ्री होकर जब वो दोनों अलग अलग गाड़ियों में खाने के लिए कुछ सामान देख रहे होते हैं तो अचानक इवान को झाड़ियों से कुछ आवाज आती है और वो उस तरफ चला जाता है। तभी फ्रांसी इवान को आवाज देती है, लेकिन उसका वापस कोई जवाब नहीं आता। तो फ्रांसी इवान को देखने जाती है तो वो देखती है कि झाड़ियों में इवान का कान कटा हुआ पड़ा है। तभी पीछे से अचानक कोई अनजान आकर फ्रांसी के मुंह को नुकीले तारों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाता है। क्या फ्रांसी इवान मारे गए? इधर दूसरी तरफ जो चारों लोग मदद की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है। वहां बहुत सी गाड़ियां खड़ी होती हैं जिनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें बहुत टाइम से यूज ही नहीं किया गया है। डरते डरते सभी उस पुराने वीरान घर में एंटर कर जाते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है। तभी कार्ली बोलती है कि मुझे नहीं लगता हमें यहाँ पर कोई रेडियो या फोन मिलेगा। फिर भी सारे के सारे घर में इधर उधर बिखरा हुआ सामान देख रहे थे। सभी वहां कुछ ना कुछ अजीब अजीब चीजें देखते हैं, जैसे कि जैसी को कटे हुए हाथ, कार्ली को इंसानी जबड़ों से भरा हुआ डिब्बा और क्रिस को फ्रिज में इंसानी मांस। सभी डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें सामने से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। फिर वो पीछे के गेट से भागने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। इतनी देर में गाड़ी से भयानक डरावनी शक्ल वाले 3 लोग उतरते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं।
तभी उनमें से एक डरावनी सी शक्ल वाले ने फ्रांसी की लाश को बेड के पास पटक दिया। उसी बेड के नीचे क्रिस और जेसी छिपे हुए थे। फ्रांसी की लाश देखकर जेसी डर जाती है और जेसी चिल्लाने ही वाली थी कि क्रिस उसके मुंह को अपने हाथों से दबा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रांसी का शरीर कटा हुआ पड़ा है। डरावनी शक्ल वाला एक आदमी सो रहा है। क्रिस धीरे धीरे बेड से बाहर निकलता है और जेसी भी। इधर हम देखते हैं कि स्कॉट और कार्ली एक कमरे से बाहर निकलते हैं जहां वो छिपे हुए थे। वो सभी धीरे धीरे बिना आवाज करे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट की आवाज से डरावनी शक्ल वाला आदमी जाग जाता है। क्रिस और उसके सभी साथी वहां से भागकर एक खुले मैदान की तरफ जाते हैं जहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। वो सभी डरे हुए होते हैं और तभी वो देखते हैं तीनों डरावनी शक्ल वाले अपने ट्रक में उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। इसी बीच क्रिस बोलता है कि मैं उन लोगों को चकमा देकर भागने की कोशिश करता हूँ और तुम ट्रक को लेकर यहाँ से निकलो। इतना कहकर क्रिस जोर जोर से चिल्लाकर भागने लगता है। तभी डरावनी सी शक्ल वाले 3 आदमियों में से एक आदमी क्रिस के पांव पर गोली चला देता है और क्रिस वहीं गिर जाता है। इतने में स्कॉट दूसरी तरफ जंगल में उन्हें चकमा देकर अपनी तरफ भगाने की कोशिश करता है। इधर जेसी और कार्ली क्रिस को उठाकर ट्रक की तरफ ले जाते हैं और वो सभी ट्रक में वहां से भाग जाते हैं। स्कॉट भागता हुआ ट्रक की तरफ आता है, लेकिन डरावनी सी शक्ल वाले एक आदमी ने उसे तीर से मौत के घाट उतार दिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रक के रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ होता है और क्रिस जेसी ट्रक से उतरकर सड़क की तलाश में वहां से भागने की कोशिश करते हैं। कार्ली उनके साथ जाने को तैयार नहीं हो रही क्योंकि वो स्कॉट से बेइंतहा प्यार करती थी और उसकी मौत का सदमा सहन नहीं कर पा रही है। तभी जेसी उसे बोलती है कि स्कॉट ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, हम इन लोगों को सजा दिलाकर ही रहेंगे। इतना सुनने के बाद कार्ली उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो वहां एक वॉच टावर देखते हैं और मदद की उम्मीद में उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। वॉच टावर के ऊपर चढ़कर वो देखते हैं कि उन्हें दूर दूर तक कोई भी सड़क दिखाई नहीं दे रही है और उन्हें एहसास हो जाता है कि वो जंगल के बीचों बीच बुरी तरह से फंस चुके हैं। इसी बीच कार्ली को एक रेडियो दिखाई देता है और वो उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता। इतने में ही क्रिस देखता है कि वो तीनों भयानक सी डरावनी शक्ल वाले लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। तभी रेडियो से उनका संपर्क हो जाता है और जैसी रेडियो पर मदद के लिए बोलती है। रेडियो की आवाज तेज होने से डरावनी शक्ल वाले लोग जान जाते हैं कि वॉच टावर के ऊपर कोई ना कोई है। वो तीनों टावर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस जैसे तैसे ऊपर आने का रास्ता बंद कर देता है। इसके बाद डरावनी शक्ल वाले एक आदमी ने टावर को आग लगा दी और अपनी जान बचाने के लिए क्रिस, जेसी और कार्ली टावर से नीचे बड़े बड़े पेड़ों पर कूद जाते हैं। थोड़ी देर की लुका छुपी के बाद डरावनी शक्ल वाले कार्ली को तो मार देते हैं, लेकिन क्रिस और जेसी एक ट्रैप बनाकर कार्ली के हत्यारे को मारकर वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो भागकर एक झरने के नीचे छिप जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस और जेसी झरने के नीचे वाली जगह में आराम कर रहे हैं। तभी क्रिस बोलता है कि मुझे दुख है, तुम्हारे सभी के सभी साथी मारे गए। इतना सुनने के बाद जेसी रोने लगती है और क्रिस को बताती है कि वो सभी के सभी मेरे अच्छे दोस्त थे और जैसे ही उन्हें मेरे ब्रेकअप की खबर मिली, सभी ने अपने जरूरी काम छोड़कर घूमने का प्लान बनाया और हम लोग यहाँ आए। अगले दिन सुबह दोनों मदद की तलाश में फिर वहां से निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें सड़क दिखाई देती है और सड़क पर पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। इतने में ही डरावनी शक्ल वाले एक आदमी ने उन पर हमला कर दिया। क्रिस तो कैसे जैसे बच गया, लेकिन जेसी को बंधक बना लिया। क्रिस भागता हुआ पुलिस वाले के पास जाता है और पुलिस वाला जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलकर क्रिस की बात सुनने की कोशिश करता है, तभी डरावनी सी शक्ल वाले ने पुलिस वाले को भी तीर चलाकर मार दिया और जैसे ही वो क्रिस को मारने वाला था, क्रिस गाड़ी के नीचे छिप जाता है। पुलिस वाले को मारने वाले वहां आता है और पुलिस वाले की लाश गाड़ी में पटककर अपने ठिकाने की ओर निकल पड़ता है और क्रिस भी उसी गाड़ी के नीचे लटका हुआ होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसी उस पुराने घर में बेड पर बंधी हुई रो रही थी और जैसे ही डरावनी शक्ल वाला उसे मारने वाला था, तभी उसका साथी पुलिस की गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है और मरे हुए पुलिस वाले को घसीटकर घर में ले आता है। जैसे ही एक डरावनी शक्ल वाला जैसी को मारने के लिए आता है, तो क्रिस पुलिस की गाड़ी को घर के अंदर लाकर एक को तो मार देता है और जैसे ही क्रिस जैसी को खोलने की कोशिश करता है, तभी पीछे से उन पर हमला होता है। थोड़ी समय की लड़ाई और कश्मकश के बाद क्रिस जैसी घर के बाहर निकल आते हैं और क्रिस उन्हीं की बंदूक से गोली चलाकर पुलिस की गाड़ी के साथ साथ पूरे घर को उड़ा देता है और आखिरकार दोनों उन भयानक लोगों से बचकर उन्हीं के ट्रक से वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस और जेसी वापस से उसी गैस स्टेशन पर हैं जहां से क्रिस ने मैप देखकर शॉर्टकट लिया था।
क्रिस मैप को फाड़ देता है क्योंकि ये मैप एक ट्रैप था वहां आने वाले लोगों के रॉन्ग टर्न के लिए। मूवी के एंड सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला उस पुराने जले हुए घर पर होता है और पीछे से डरावनी शक्ल वाले ने उस पर हमला करके उसे मार दिया। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि रॉन्ग टर्न का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, रॉन्ग टर्न के आगे के सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।